आज अपन देखते हैं अपने घोष वर्ण और अघोष वर्ण यानी स्वर तंत्रियों के आधार पर या कंपन के आधार पर अपने वर्ण कितने प्रकार के होते हैं और श्वास के आधार पर कितने प्रकार के वर्ण होते हैं। कंपन के आधार पर अपन बात करें यानी अपने जो मुंह के अंतर्गत अपने वाग यंत्र में कंपन होता है। क्या होता है? कंपन होने पर किन वर्णों का उच्चारण होता है और श्वास के आधार पर किन वर्णों का उच्चारण होता है, वो अपन आज यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहले देखिए अपन कंपन के आधार पर, किसके आधार पर? कंपन के आधार पर वर्ण, कंपन के आधार पर वर्ण, कंपन के आधार पर वर्ण की बात करें, ये वर्ण होते हैं, दो प्रकार के वर्ण होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। कौन से होते हैं? सबसे पहले यहां देखें, यहां होता है घोष वर्ण। क्या कहते हैं? घोष या नाद या फिर इसको गूंज भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? गूंज भी इसको कहते हैं। यानी कंपन के आधार पर, कंपन का मतलब होता है अपने वाग यंत्र में कहीं कुछ इन वर्णों का उच्चारण करने पर क्या होता है? कंपन होता है। इसको घोष भी कहते हैं। घोष जब अपन किसी डंके को बजाते हैं, किसी नगाड़े को, किसी ढोल को बजाते हैं, तो उसको जो आवाज़ निकलती, गूंज उत्पन्न होती, उसको घोष कहते हैं। नाद है, गूंज है, यानी गूंजना, वाइब्रेट होना। ठीक है, आगे इधर बात करें, इधर होता है, इधर घोष है, इधर अघोष आ जाएगा। क्या आ जाएगा? अघोष, अघोष और गूंज रहित, गूंज रहित। ठीक है, गूंज रहित इधर आ जाएगा। अब अपन इनमें बात करें कि घोष वर्ण में कौन से अपने वर्ण आते हैं और अघोष में कौन से वर्ण आते हैं। सबसे पहले यहाँ देखिए, घोष के अंतर्गत इनमें आता है सबसे पहले प्रत्येक वर्ग का, यहाँ देखिए प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण यहाँ आता है। जैसे अपन बात करें कि तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण कौन सा होता है, जैसे अपन यहाँ देखें, अपन अपने क वर्ग के अंतर्गत ग, और अंग, ये हो जाएंगे अपने तीसरे, चौथा और पांचवा वर्ण। यहाँ पे आ जाएगा तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण हर एक वर्ग का, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा। अपन क वर्ग में बात करें तो जय 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 और यहाँ आ जाएगा। क्या आ जाएगा? जय जय और यहाँ, ये वर्ण अपने इसमें आ जाएंगे। इसमें सारे ये तीसरे प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण आ जाता है। इस प्रकार से सारे वर्ण आ जाएंगे यहाँ पर। आगे दूसरी बात करें तो इसमें आ जाता है अपने ये, रे, ले और वे और है। जो अंतस्थ वर्ण है, अंतस्थ वर्ण भी यहाँ आ जाते हैं अपने, अंतस्थ व्यंजन भी यहाँ आ जाते हैं। ये, रे, ले और वे और है, ये चारों वर्ण भी, अंतस्थ व्यंजन भी इसमें अपने यहाँ आ जाते हैं। ठीक है, आगे बात करें, आगे इसमें आ जाते हैं अपने सभी स्वर आ जाते हैं। क्या जाते हैं? सभी स्वर। ये सारे अपने घोष वर्ण के अंतर्गत आते हैं। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा जाता है। जैसे ग और अंग, जे, जे और यहाँ, और बाकी का आगे वाले वर्ण भी सारे आ जाते हैं। ठीक है, और आगे बात करें तो इसमें अंतस्थ व्यंजन आ जाता है, ये, रे, ले, वे और है। ठीक है, और सभी स्वर इसमें घोष वर्ण के अंतर्गत आ जाते हैं। आगे बात करें अघोष की, अघोष का अर्थ होता है, घोष का अर्थ होता है गूंजना, तो अघोष का अर्थ क्या हो जाएगा? गूंज रहित, यानी बिना गूंज के, गूंज रहित या फिर बिना
गूंज के यानी बिना घोष के, ठीक है। यानी ऐसे व्यंजन जिनकी उत्पत्ति जो बिना घोष के यानी बिना गूंज के उत्पन्न होती है, वो कौन से वर्ण है। इसमें देखिए अपन इसकी बात करें, इसमें आ जाएगा प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा, प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन आ जाएगा। पहला दूसरा कौन सा होगा, जैसे क और ख वर्ण है, क और ख व्यंजन जो है किसमें आ जाएंगे, अपने अघोष में आ जाएंगे। आगे बात करें च और छ वर्ण, च और छ वर्ण आ जाएगा। इस प्रकार से बाकी के भी सारे वर्ण यहाँ आ जाएंगे। आगे बात करें, इसमें आता है और अपने ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन में कौन से आते हैं, श और श। इसमें है नहीं आएगा, ध्यान रखना, ठीक है। है इधर आ चुका है, इसलिए है इधर, इसमें ऊष्म व्यंजन में इसमें है को शामिल नहीं किया जाता, केवल से और शे, ये तीनों से ही इसमें आते हैं और प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा वर्ण ही इसमें आता है, ठीक है। आगे और अपन समझे इसको डिटेल में, तो इन घोष के अंतर्गत 30 वर्ण आते हैं। कितने आते हैं, कुल मिलाकर 30 वर्ण आते हैं। कितने आते हैं, 30। इधर बात करें, इधर 13 ही आते हैं, ठीक है। ये दो वर्ण सभी क्या जाते हैं, और ये 3 ये और आ जाते हैं, 10 से हो जाते हैं, 5 गुना 10 हो जाते हैं। क ख च छ ट ठ ड और त थ और प आ जाता है, प। इसमें ये 10 वर्ण इनके हो जाते हैं और 3 व्यंजन ये हो जाते हैं, तो कितने हो जाते हैं, 13 वर्ण, अपने 13 व्यंजन हो जाते हैं। आगे बात करें घोष का अर्थ क्या होता है। घोष का अर्थ देखें यहाँ पे घोष का अर्थ देखें, घोष का अर्थ होता है सामान्य अपन इसका अर्थ देखें। घोष का अर्थ होता है गूंजना। क्या होता है, गूंज। जब अपन किसी खाली कमरे में अपन बोलते हैं तो क्या होती है, आवाज़ वापस गूंजती है। या फिर अपन किसी नगाड़े को बजाते हैं, किसी ढोल को बजाते हैं, तो आवाज़ क्या होती है, गूंजती, उसी को गूंज कहते हैं या फिर उसी को घोष कहते हैं, ठीक है। गूंजना इसका अर्थ होता है गूंजना। आगे अपन इसका अर्थ देखें, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय वाग यंत्र में गूंज उत्पन्न होती है। वाग यंत्र में गूंज होती है, फिर गूंज उत्पन्न होती है। गूंज उत्पन्न होती हैं वह घोष वर्ण कहलाते हैं। घोष वर्ण कहलाते हैं। इसका हम सामान्य अर्थ देखें, अगर जिन वर्णों का उच्चारण करते समय वाग यंत्र में गूंज उत्पन्न होती है, क्या उत्पन्न होती है, गूंज उत्पन्न होती है। जैसे अपन इनको बोले ग और ग, इनमें क्या होता है, अपने वाग यंत्र में क्या होता है, वाइब्रेट जैसा होता है, कंपन होता है। और अपन जब क और ख बोलते हैं तो अपने यहाँ पे कोई घोष या कंपन उत्पन्न नहीं होता है। क और ख, ये बोले अपन ग, इस प्रकार से क्या होता है, कंपन होता है, वाइब्रेट होता है मुंह के अंतर्गत, इसलिए इनको घोष नाद गूंज वर्ण भी कहते हैं इनको, ठीक है। आगे अपन अघोष की बात करें, ये घोष है। अघोष की बात करें, अघोष का अर्थ क्या होता है। अघोष का सामान्य अर्थ होता है गूंज रहित।
क्या होता है, गूंज रहित, यानी बिना गूंज के। इसका अर्थ क्या होता है, गूंज रहित, इसका अर्थ होता है अघोष का, यानी बिना गूंज के, इनमें गूंज उत्पन्न नहीं होती है। इसकी परिभाषा देखें, इन वर्णों का उच्चारण करते समय इन वर्णों का उच्चारण करते समय स्वर तंत्रियाँ या फिर वाग यंत्र, एक ही बात है, ठीक है। स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता है, स्वर तंत्रों में कंपन नहीं होता है, वह अघोष वर्ण कहलाते हैं, अघोष वर्ण अपने यहाँ पे देख लिए, प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण होता है, जैसे क और ख, च और झ। इसी प्रकार से आगे के भी सारे आ जाते हैं, और उसमें व्यंजन इसमें से आ जाते हैं, तीनों से आ जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर इसका ध्यान रखना, इधर ये है, इस साइड में आता है, इसमें उसमें व्यंजन लिख रखा है, इसका मतलब ये नहीं कि इसमें सारे व्यंजन आ जाएंगे, ठीक है। उसमें व्यंजन को अपन हटा भी सकते हैं, केवल इसमें है नहीं आता है, ठीक है। ये तीनों से ही इसमें शामिल किए जाते हैं, ठीक है। इसमें यह है इधर आ जाता है, यह रह लव है, ठीक है। आगे अपन बात करें, ये तो गए कंपनी के आधार पर। आगे अपन बात करें श्वास वायु के आधार पर। किसके आधार पर, श्वास वायु के आधार पर। उसको अपन देखें, इसमें तो कंपन के आधार पर वर्णों को बांटा गया है, उसमें जो है श्वास के आधार पर वर्णों को बांटा जाता है। उसमें देखिए अपन श्वास वायु के आधार पर वर्ण। श्वास वायु के आधार पर वर्णों की बात करें तो श्वास वायु के आधार का मतलब होता है कि अपने किसी वर्ण को बोलते समय कितना समय लगता है, या कितनी श्वास लेनी पड़ती है, कम श्वास लेनी पड़ती है या ज़्यादा श्वास लेनी पड़ती है, अल्प लेनी पड़ती है, ज़्यादा लेनी पड़ती है। इस प्रकार से इनको श्वास के आधार पर इनको बांटा गया है। कौन से हैं, इसमें देखें, इसमें आता है अल्प प्राण। क्या आता है, अल्प प्राण। इधर आता है महाप्राण। कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प का अपन समय, इसका अर्थ देखें, अल्प का अर्थ क्या होता है, कम होता है या फिर थोड़ा होता है, कम या फिर थोड़ा होता है अल्प का। प्राण का अर्थ देखें, प्राण का अर्थ होता है श्वास। प्राण का अर्थ क्या होता है, श्वास, यानी कम समय में श्वास, जो कम सांस ली जाती है, कम श्वास में जो जिन वर्णों का उच्चारण किया जाता है उनको अल्प प्राण कहा जाता है। अल्प का अपन अर्थ देखें, यहाँ पर अल्प का मतलब क्या होता है, कम होता है या फिर थोड़ा होता है। प्राण का अर्थ क्या होता है, श्वास होता है, यानी कम श्वास के अंतर्गत बोले जाने वाले व्यंजनों को या फिर वर्णों को अल्प प्राण में माना जाता है या फिर अल्प प्राण कहलाते हैं। महाप्राण की बात करें, महा का अर्थ क्या होता है, ज़्यादा या फिर अधिक, ठीक है। प्राण की बात करें, प्राण का अर्थ क्या होता है, वही श्वास होता है, यानी ज़्यादा समय में और या फिर ज़्यादा श्वास के अंतर्गत बोले जाने वाले वर्णों को महाप्राण वर्ण या व्यंजन कहते हैं, या फिर अधिक श्वास में बोले जाने वाले वर्णों को महाप्राण कहा जाता है। आगे देखिए अपन कौन से वर्ण इसमें आते हैं जो, ठीक है। इसका अर्थ अपन यहाँ लिख लेते हैं। अल्प प्राण का अर्थ होता है कम समय। क्या होता है, कम समय में। इसे आगे देख लेंगे जब इसकी परिभाषा देखेंगे तब, और
ठीक है। इनमें बात करें अल्प प्राण में, अल्प प्राण के अंतर्गत प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण इसमें आते हैं। जैसे अपन यहाँ देखें, पहला क्या आ जाता है, तीसरा ग आ जाता है, पांचवा ग आ जाता है। इस प्रकार से प्रत्येक वर्ण के पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण सारे वर्ण आ जाएंगे। आगे समझ में। आगे बात करें अपन, और यहाँ आ जाएंगे अपने ये, रे, ले और वे, ये सारे वर्ण भी इसमें आ जाएंगे। ये, रे, ले, वे पिछले कहाँ थे, घोष वर्ण में भी थे और अल्प प्राण में भी यही आता है, ये, रे, ले, वे, और यहाँ पर है नहीं आता है। ठीक है। आगे बात करें अपन, यहाँ पर आ जाते हैं अपने वापस सभी स्वर आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं, सभी स्वर। ये हो गए अपने अल्प प्राण। सबसे पहले देखिए, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण आता है, जैसे क, गे, गे। आगे बात करें चे, जे और यहाँ, चे, जे और यहाँ, ये वर्ण भी इसमें आ जाएंगे इसके। इस प्रकार से प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण इसमें आ जाएगा। और ये, रे, ले, वह आ जाएंगे इसमें, है नहीं आएगा, ध्यान रखना इसमें अल्प प्राण में। और सभी स्वर आ जाते हैं। ठीक है, सभी स्वर इसमें आ जाते हैं। अब महाप्राण की बात करें, महाप्राण में देखिए अपन, तो प्रत्येक वर्ग का इसमें 1, 3, 5 आ गए, तो इसमें कितने बचे, 2 और 4 बचे, तो 2 और 4 इसमें आ जाएंगे। इसको अपन विषम भी कह सकते हैं और इसको अपन सम भी कह सकते हैं। ठीक है, अगर याद रखने के हिसाब से 2 और 4 को सम कहते हैं, सम संख्या, इसमें विषम संख्या, तो इसको विषम भी अपन याद रखने के लिए कर सकते हैं। आगे बात करें, आगे इसमें आ जाएगा अपने से और इसमें है, इसमें आ जाएगा। पिछली बार उसमें आया था, अब इसमें आ जाएगा है। ये पहले यहाँ आया था घोष में, और महाप्राण में है इसमें आता है। इसमें से और है, ये चारों वर्ण इसमें ऊष्म व्यंजन आ जाएंगे इसको। ठीक है, ऊष्म अपने इसमें आ जाएंगे। ठीक है, प्रत्येक वर्ग का दूसरा, चौथा आता है। दूसरा, चौथा की बात करें यहाँ पर, जैसे एक तो ख आ जाएगा और एक ये वाला ग आ जाएगा। इस प्रकार से बाकी के जो भी सारे व्यंजन है, क, च, ट, त, प वर्ग के, सभी वर्ग के दूसरा और चौथा वर्ण यहाँ आ जाएगा। और से और है वर्ण अपने यहाँ आ जाएंगे। ये हो गया अपने अल्प प्राण और महाप्राण। ठीक है, आगे बात करें इनकी परिभाषा की। सबसे पहले अपन अल्प प्राण की परिभाषा देखें। अल्प प्राण का सामान्य अर्थ क्या होता है? सामान्य अर्थ होता है कम समय या फिर कम श्वास में। इसका अर्थ हो जाता है यानी कम समय में या फिर कम श्वास के अंतर्गत बोले जाने वाले वर्णों को अल्प प्राण कहा जाता है। यानी उन वर्णों का उच्चारण जिनमें श्वास कम लगती है, और ऐसे वर्ण जिनमें श्वास अधिक लगती है उनको महाप्राण, कम लगती है उनको अल्प प्राण। ठीक है, ये अल्प प्राण हो गए, वो महाप्राण हो गए। अब अपन इसकी परिभाषा देखें। इनमें देखो, जिन वर्णों के उच्चारण में श्वास वायु कम मात्रा में बाहर निकलती हैं, कम मात्रा में
कम मात्रा में मुख्य विवर से, यहाँ कर लेते अपन मुख्य विवर से कम समय में, कम मात्रा में मुख्य विवर से बाहर निकलती है, मुख्य विवर से बाहर निकलती है, वह अल्प प्राण कहलाते हैं। यानी जिन वर्णों के उच्चारण में श्वास वायु कम मात्रा में मुख्य विवर से बाहर निकलती है, वे क्या कहलाते हैं? अल्प प्राण कहलाते हैं। कि ऐसे व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय अपने मुंह से कम वायु बाहर निकले, उनको अल्प प्राण कहते हैं। उनको श्वास वायु के आधार पर दो भागों में बांटा गया, अल्प प्राण और महाप्राण। यानी अल्प प्राण का अर्थ क्या होता है? कम मात्रा में बाहर निकलना। महाप्राण का अर्थ होता है ज़्यादा वायु बाहर निकलना, ज़्यादा श्वास बाहर निकलना। उन व्यंजनों के उच्चारण में अधिक मात्रा में श्वास बाहर निकलती है, उनको महाप्राण कहा जाता है। आगे बात करें अपन महाप्राण की। महाप्राण का अर्थ क्या होता है? अधिक श्वास बाहर निकलना। यानी अपने मुख्य विवर से अधिक मात्रा में श्वास बाहर निकलती है, उनको महाप्राण कहा जाता है। इनमें देखें, जिन वर्णों के उच्चारण में श्वास वायु अधिक मात्रा में मुख्य विवर से बाहर निकलती है, अधिक मात्रा में बाहर निकलती हैं, वह महाप्राण कहलाते हैं। वह क्या कहलाते हैं? महाप्राण कहलाते हैं। महाप्राण का अर्थ होता है कि जिन वर्णों के उच्चारण में श्वास वायु अधिक मात्रा में बाहर निकले, क्या निकले? अधिक मात्रा में बाहर निकले, वह क्या कहलाते हैं? महाप्राण कहलाते हैं। अपन इसको एक बार वापस समझ ले। अल्प प्राण यानी कम समय में बाहर निकलना है। फिर उसको अपन संख्याओं के आधार पर याद करते हो, इसको विषम संख्या भी के आधार पर भी उसको याद कर सकते हैं। इसमें विषम संख्या आती है 1, 3, 5, यहाँ पर आती है सम संख्या आती है 2 और 4। इस प्रकार से आगे बात करें तो प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण आता है। यानी क, ग, उंग आता है, च, ज, यहाँ। इस प्रकार के बाकी सारे भी वर्ण आ जाएंगे। इधर अल्प प्राण में य, र, ल और व। इनमें क्या होता है? अपनी ये र, ल का उच्चारण करते हैं तो क्या आता है? अपने श्वास कम मात्रा में बाहर निकलती है, ये, र, ल, व। इस प्रकार से अगर इसी प्रकार से अपन जब श का उच्चारण करते हैं तो अपने मुंह के अंदर क्या होता है? घर्षण करती है और इनमें ज़्यादा समय लगता है। श, स और है। तो इनमें थोड़ा अधिक श्वास बाहर निकलती है, इनमें कम श्वास निकलती है, इनमें अधिक श्वास बाहर निकलती है। इसलिए इनको महाप्राण कहा गया, इनको अल्प प्राण कहा गया है। स्वर है, सभी स्वरों में सभी स्वर आ जाते हैं ऐसे लगाकर री तक के, ठीक है। तो स्वर में कम समय लगता है, ए, आ, ई, उ। इस प्रकार से स्वर में भी कम श्वास बाहर निकलती है। उधर देखिए अपन महाप्राण में, महाप्राण का अर्थ क्या होता है? अधिक समय में या फिर अधिक श्वास में बोले जाने वाले वर्ण। इसको अपन सम के बराबर सम से भी याद रख सकते हैं, क्योंकि इसमें 2 और 4 संख्या आती है।
प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा हो जाता है, जैसे ग और गे, सॉरी ख और गे, और उसमें व्यंजन भी आ जाते हैं जैसे से और है। इनमें क्या होता है, जब अपन इन वर्णों का उच्चारण करते समय श्वास ज़्यादा मात्रा में बाहर निकलती है, इसलिए इनको महाप्राण कहा गया है। ठीक है, आगे अपन एक उदाहरण के बारे में उदाहरण देखते देखे कितना याद रहता है। जैसे अपन यहाँ देखिए उदाहरण के तौर पर ये प्रश्न है स्वर कौन सा है इनमें से, अगर यहाँ देखिए अपन कोश और महाप्राण स्वर किस में आते हैं वो बताना है। कोश में आते हैं, महाप्राण में आते हैं, अघोष और अल्प प्राण, और अल्प प्राण और घोष, महाप्राण और अघोष। ठीक है, इधर बात करें अपन है कि, और है किस में आता है, यहां देखिए अपन कोश, महाप्राण, अघोष, अल्प प्राण, अल्प प्राण, घोष और महाप्राण और अघोष। इनमें से अपने को ये बताना है कि स्वर किसमें आते हैं। स्वर घोष महाप्राण में आता है, घोष अल्प प्राण में आते हैं, अल्प प्राण घोष में आते हैं, या फिर महाप्राण अघोष में आते हैं। स्वर किसके अंतर्गत आते हैं, और यहाँ बताना अपने को है किसके अंतर्गत आता है। घोष में महाप्राण में आता है, अघोष अल्प प्राण में आता है, अल्प प्राण घोष में आता है, महाप्राण अघोष में आता है। इससे क्या होगा, अपने को पता रहेगा कि स्वर किस में आता है और है किस में आता है, क्योंकि स्वर दो में आता है और है भी दो में आता है। घोष में आता है, अल्प प्राण में आता है, ये अपने को बताना है। तो यहाँ किस में आ जाएगा, अल्प प्राण और घोष में दोनों में क्या आता है, स्वर आते हैं। अल्प प्राण में भी स्वर आता है और घोष में भी स्वर आता है। इधर देखिए अपन है, घोष में भी आता है और महाप्राण में भी है आता है। आता है कि नहीं आता है, घोष में भी आता है और महाप्राण में भी है वर्ण आता है, इस प्रकार से। ठीक है, चलो